हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम बात कर रहे थे यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी की, जिसमें हम पढ़ रहे थे प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, और आपने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक यहाँ पे कवर कर लिए हैं। हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर्स के साथ आए हैं और हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें से कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, कुछ और यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर रेडी रहना है, आपको सारे जो टॉपिक हैं वो रिवाइज आपको यहाँ पे रखने हैं और तब जा करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले चलिए, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर के। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रिपीट कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, हमने कौन कौन से टॉपिक सॉल्व कर लिए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हमारे पास आए हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू जेनेटिक इंजीनियरिंग। बहुत इजी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जेनेटिक इंजीनियरिंग से संबंधित क्या है। ऑप्शंस आते हैं, प्लाज्मिड है, म्यूटेशन है, प्लास्टिड है, हेटेरोसिस है। तो हमने कहा, हमने म्यूटेशन, प्लास्टिड और हेटेरोसिस जैसी चीजें इस चैप्टर में नहीं पढ़ी हैं। ठीक है, अलग अलग चैप्टर में ये टॉपिक हमारे पास आए हैं। यहाँ पर हमने बात की है प्लाज्मिड के बारे में। इसी के साथ हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए है। और इसके अलावा हमने प्लाज्मिड के बारे में कुछ चीजें समझी हैं, जैसे प्लाज्मिड एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरियल सेल का। ठीक है, जैसे हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल भी कहते हैं। सेकेंड है ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कैपेसिटी इनमें होती है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इनमें पाए जाते हैं। ठीक है, जो एज अ सिलेक्टेबल मार्कर हम यूज करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। तीसरा, प्लाज्मिड को एज अ वेक्टर यूज किया जाता है, जो कि हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक सेल से दूसरे सेल में या एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में यहाँ पे ट्रांसफर करने का काम कर रहा है। इसके अलावा क्योंकि इसके पास ORI होता है, ORI का मतलब है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और यही रीजन है कि हम यहाँ पर इसे एज अ वेक्टर यूज कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमें यहाँ पर अपने जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको कल्चर भी कराना है, तो यहाँ पर प्लाज्मिड हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसमें ORI होता है। अगर सेल से बाहर निकल भी जाए तो ये क्या होती है, इसमें सेल्फ रेप्लिकेटिंग कैपेसिटी होती है। इसके अलावा हमने कहा कि क्या होते हैं, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ठीक है, वो क्या होते हैं, उनके लिए रिकॉग्निशन साइट होती है, यानी कि वो साइट जहाँ से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उन्हें काटते हैं। और यही रीजन है कि एज अ वैक्टर ये यूज हो पा रहा है, क्योंकि अगर इसके लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए अगर रिकॉग्निशन साइट नहीं हो पाती, तो आपने कहा कि यहाँ पर हम इसे ओपन नहीं कर पाते, ओपन नहीं कर पा रहे, तो आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट अंदर इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसी के साथ साथ हमने कहा हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें मिला है प्लाज्मिड, और प्लाज्मिड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए इन जेनेटिक इंजीनियरिंग बिकम पॉसिबल ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ। आपने कहा कि यहाँ पर जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसमें मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए में कोई भी आप चेंजेस ला रहे हैं, जैसे कि आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे हैं, वो पॉसिबल हो पाए हैं किसकी डिस्कवरी की वजह से। तो ऑप्शन है, प्राइमेज की वजह से, ट्रांसक्रिप्टेज की वजह से, डीएनए लाइगेज की वजह से। आपके सारे जो टर्म्स हैं ये रिलेटेड हैं आपके, जैसे कुछ पीसीआर से रिलेटेड है। लेकिन अगर हम बात करें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, वो पहली चीज है जिसमें कि पॉसिबल हो पाए है कि हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट अलग निकाल पा रहे हैं। सबसे पहला जो टास्क हमारे पास है वो यही है कि हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकालें। जैसे आइसोलेशन आपने की है, उसके बाद फ्रेगमेंटेशन हमने पढ़ी है। फ्रेगमेंटेशन में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के थ्रू ही वहाँ पे हो पा रही है। अब हमने कहा जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, क्योंकि ऐसा नहीं कि रैंडमली कहीं से भी कट कर रहे हैं, वो अपनी एक रिकॉग्निशन साइट होगी, उनकी एक सीक्वेंस होगा, नाइट्रोजनस बेसिस का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होगा पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए, और वहीं से कट करेगा। तो इसमें क्या है, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास आ जाता है। इसके अलावा आपने कहा आपको वेक्टर में ट्रांसफर करना है, तो वहां पर भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इसलिए हमने कहा कि जो यहाँ पे डीएनए में हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना पा रहे हैं, इसके लिए ये कैसे पॉसिबल हो पाया है, आपने कहा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की डिस्कवरी के थ्रू। आगे बढ़ते हैं, हमने कहा पीसीआर क्या है। ऑप्शंस आते हैं आपके, पीसीआर क्या है। आपने कहा पीसीआर जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग है, डीएनए सीक्वेंसिंग है, जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन है और स्टडी ऑफ एंजाइम है। इजी है, पीसीआर इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, कई बार आपके पास है। पीसीआर के बारे में आप सारी चीजें समझ जाएंगे, पीसीआर क्या होती है, कितने स्टेप्स होते हैं, और तो कौन कौन सी चीजें वो वहां पर पीसीआर में हम यूज कर रहे हैं।
और पीसीआर के स्टेप्स के साथ साथ हमने कहा टेम्परेचर को आप ध्यान में रख के क्या करेंगे, पीसीआर को कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्लाज्मिड। द प्लाज्मिड, प्लाज्मिड के बारे में पूछा गया है, इजी क्वेश्चन अगेन। आपने कहा द प्लाज्मिड, ऑप्शंस आपको दे रहे हैं, इज द जेनेटिक पार्ट इन एडिशन टू डीएनए इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सेकेंड है एज अ कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, थर्ड है जीनस फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस, एंड लास्ट है हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का यहाँ पे कोई काम नहीं है। रेस्पिरेशन अगर यहाँ पे मीजोसोम होता, बैक्टीरियल सेल में मीजोसोम की अगर हम बात करते तो हम एक बारी को कह सकते थे, क्योंकि उसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम्स और वो हेल्प करता है रेस्पिरेशन में। जैसे हम सिर्फ सेल मेम्ब्रेन बनाएंगे, बाकी की आप जानते हैं बैक्टीरियल सेल में 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। आउटर लेयर जो होगी, फिर आपने कहा इनर लेयर है, सबसे इनर लेयर, सबसे अंदर क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फिर आपने कहा सेल वॉल है, सेल वॉल के बाहर एक और कवरिंग है। तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, पेप्टिडोग्लाइकॉन की लेयर होती है, ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर होती है, ठीक है। और सबसे अंदर क्या होगी यहाँ पे, सेल मेम्ब्रेन जो होती है। सेल मेम्ब्रेन में कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर आते हैं जिन्हें हम मीजोसोम कहते हैं। बहुत सारे अंदर को खींचना, इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर होते हैं, इसके बहुत सारे फंक्शंस हमने कहे हैं। हमने कहा क्योंकि जैसे हमारे सेल में ये काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है, वहाँ बैक्टीरिया सेल में मीजोसोम करेगा। इसके अलावा जो सेल के रेप्लिकेशन में मदद करेगा और जो जेनेटिक मटेरियल है उसके भी रेप्लिकेशन में ये मदद करता है, ठीक है। तो अगर मीजोसोम की बात होती है तो हम कहते हैं कि हाँ ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। प्लाज्मिड में हमने ऐसा कोई रोल पढ़ा नहीं है कि प्लाज्मिड रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है, ये ऑप्शन तो आपका हट जाता है। आपने कहा जीन्स फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ये जीन्स, हमने कहा ये जीन्स नहीं है, प्रॉपर एक जेनेटिक मटेरियल डीएनए से, ठीक है। जीन्स की बात नहीं हो रही है, जीन्स तो क्या है, फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। तो ये फ्रेगमेंट नहीं है बल्कि ये पूरा का पूरा क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। तो आपने कहा ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इज द कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, आपने कहा सेल वॉल के पार्ट नहीं है बल्कि ये तो जेनेटिक मटेरियल है। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही आंसर आया है। इसमें हमने कहा द प्लाज्मिड इज द जेनेटिक पार्ट इन एडिशन टू डीएनए इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जेनेटिक पार्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में स्पेशली क्या है, बैक्टीरियल सेल के बारे में हमने बात की है। बैक्टीरियल सेल के बारे में बात की है क्योंकि इसका जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन कैसा है, एडिशन में है। एडिशन में मतलब कि एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल। इसका मतलब ये हुआ कि सेल जो है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन उसके अलावा एक एक्स्ट्रा, एक एडिशन में एक और जेनेटिक मटेरियल है जिसका नाम है प्लाज्मिड यहाँ पर, ठीक है। इजी है, ठीक है। ये तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स जब देखे थे तभी हमने बात की थी यहाँ पर। चलो आगे बात करते हैं। हमने कहा द सीक्वेंस दैट कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ द नेकेड डीएनए इन अ वेक्टर इज टर्म्ड एज। ये थोड़ा सा जो सेंटेंस है उसको सबसे पहले आपको समझना इम्पोर्टेंट है। देखो अपनी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, आपको बोला क्या गया है, स्टेटमेंट को पढ़ना। स्टेटमेंट में बोला गया है द सीक्वेंस, एक सीक्वेंस, सीक्वेंस का मतलब समझते हैं, जो नाइट्रोजनस बेस हैं उनके जो सीक्वेंस होते हैं। जैसे कि एक सीक्वेंस हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए अगर हम देखें, एक और वन के लिए हमने बोला था GAATTC, GAATTC, ये एक सीक्वेंस है ये एक सीक्वेंस। वैसे ही सीक्वेंस की बात यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल आपको बताएगी कि सीक्वेंस का मतलब क्या है। आपने कहा द सीक्वेंस, एक ऐसा सीक्वेंस दैट कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए, जो कि जो लिंक्ड डीएनए का मतलब कि वो डीएनए जो क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है किससे, प्लाज्मिड से, इन अ वेक्टर, इन द वेक्टर और प्लाज्मिड। तो पूरा जो सेंटेंस हमारे पास आता है, अपने कहा सीक्वेंस दैट कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए इन द वेक्टर। वेक्टर की बात हो रही है, ठीक है। हम यहाँ पे प्लाज्मिड को ले लेते हैं। हमने कहा वेक्टर में लिंक्ड डीएनए, फॉर एग्जाम्पल ये है वेक्टर, ये हमारा लिंक्ड डीएनए है, पीस ऑफ डीएनए जिसमें हम जीन ऑफ इंटरेस्ट भी कह रहे हैं। हमने कहा एक वेक्टर में जो लिंक्ड डीएनए है, इसकी कॉपी नंबर को जो कंट्रोल करता है, उस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं। कॉपी नंबर को कौन कंट्रोल करेगा, कॉपी नंबर, यानी कि इसकी एक कॉपी बन रही है, इसकी एक कॉपी बन रही है। इसकी कॉपी कैसे बनेगी, जब आपने कहा कि यहाँ पर क्या होगा, ये रेप्लिकेट करेगा, ठीक है। आपने कहा रेप्लिकेट करने के लिए कौन सा सीक्वेंस रिस्पॉन्सिबल है, हमने कहा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, दैट इज नोन एज ORI। तो अगर हम कहें इनडायरेक्टली हमने क्या किया, हमारा आंसर है, ठीक है। हमने क्या बात की, हमने कहा
कि जो लिंक डीएनए की जो कॉपी है, कॉपी नंबर को जो डिसाइड करेगा वो कौन करेगा? हमने कहा जो हमारा वेक्टर है वो क्या होगा, वो कॉपी करेगा और रेप्लिकेट होगा, यहाँ पर इसकी एक और कॉपी बनेगी। जब इसकी एक और कॉपी, यानी कि यहाँ पर ये हमारा वेक्टर है, इसकी एक और कॉपी बनी तो हमारे जो लिंक्ड डीएनए है उसकी भी एक और कॉपी बनी। और हमने कहा ये किस पे डिपेंड करता है, ये करता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे, यानी कि ORI पे। तो हमने कहा कि जो सीक्वेंस है यहाँ पर किसी भी वेक्टर में जो लिंक डीएनए है उसके कॉपी नंबर को जो सीक्वेंस कंट्रोल करता है वो क्या है, यहाँ पे ORI है या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अच्छा, आपको ध्यान ये देना है कि जो शॉर्ट फॉर्म है आपकी वो आपको ध्यान होनी चाहिए, ORI क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो क्योंकि क्वेश्चन आपके पास ऐसे भी ORI करके भी आ सकता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन करके भी आ सकता है, या GOI जो है जीन ऑफ इंटरेस्ट, ऐसे जो शॉर्ट फॉर्म है वो आपको उनकी फुल फॉर्म याद रखनी है। यहाँ तक की बात कर चुके थे, यहाँ तक की बात हो गई थी। आगे बढ़ते हैं और अपना क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट जो आपके पास आई है, एंटीबायोटिक इन जेनेटिक इंजीनियरिंग आर यू। किसकी बात हो रही है? एंटीबायोटिक। क्या होती है एंटीबायोटिक? एंटीबायोटिक्स मेडिसिन हम लेते हैं यहाँ पर एंटीबायोटिक्स को। एंटीबायोटिक्स आपने कहा वो मेडिसिन होती हैं जो क्या करेंगी यहाँ पर, बैक्टीरियल ग्रोथ। बेसिकली ये क्या करते हैं, जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं, उनकी ग्रोथ को रोकती हैं या उन्हें मारती हैं। बेसिकली यहाँ पर बैक्टीरिया को किल करने के लिए, बैक्टीरिया को इनएक्टिवेट करने के लिए एंटीबायोटिक का यूज हम करते हैं डेली लाइफ में। जैसे कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो एंटीबायोटिक आपको दी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कहा ये तो एक नॉर्मल जो लाइफ है उसमें बात हो गई है, मेडिकल फील्ड में बात हो गई है कि एंटीबायोटिक्स का यूज हम क्या करते हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकने के लिए करते हैं। अगर हम बात करें जेनेटिक इंजीनियरिंग की, यहाँ पर क्या यूज होता है एंटीबायोटिक का, वो आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन है। अच्छा, इससे पहले एक और चीज, जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे अभी से स्टेटमेंट आपके पास आई है, तो अगर आपको आंसर पता है तो आप अपना आंसर लिख लेंगे, क्योंकि जितने अच्छे से आपने टॉपिक पढ़ा होगा आपको ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ती, आप तुरंत अपना आंसर जो है वहां पर लिख लेते हैं, ठीक है। याद कीजिए कहाँ पर यूज किया था एंटीबायोटिक्स का, ठीक है। ऑप्शन ए कहते हैं एज सीक्वेंसेस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट। अब देखिए एंटीबायोटिक का क्या यूज है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि एज अ सीक्वेंस यूज होते हैं, कहाँ पर, फ्रॉम वेयर, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होनी है वहां पर एज अ सीक्वेंस ही यूज होते हैं। तो हमने कहा वो तो ORI है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, वो तो ये होगा जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी उस सीक्वेंस का नाम तो ORI है, तो ऑफकोर्स ये हमारा आंसर नहीं होगा। सेकेंड कह रहा है टू कीप द कल्चर फ्री ऑफ इन्फेक्शन। आपने कहा ये क्या करता है, जो कल्चर है उसको इन्फेक्शन फ्री रखने में मदद करते हैं। तीसरा है टू सेलेक्ट अ हेल्दी वेक्टर, एक हेल्दी वेक्टर, एक स्वस्थ जो वेक्टर है उसको चूज करने में मदद करता है। ये कह रहा है एज अ सेलेक्टेबल मार्कर, यानी कि सेलेक्टेबल मार्कर के जो सिलेक्ट करने में हमारी हेल्प करेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप ध्यान से पढ़ेंगे अपने क्वेश्चन को और खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बहुत इजी है क्योंकि आंसर आपके सामने ऑलरेडी है। चलिए, तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो क्वेश्चन में हमने कहा कि हम एंटीबायोटिक्स का यूज कैसे करते हैं। इसके लिए फिर से हम लेंगे यहाँ पर प्लाज्मिड। हमारे पास ऑलरेडी 2 प्लाज्मिड है। अगर आपको ध्यान होगा तो हमने प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर देखा था, हमने प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर देखा था जिसमें हमने PBR 322 की बात की थी, ठीक है। उसमें हमने कहा कि 2 यहाँ पे रेजिस्टेंस जीन होते हैं, एक यहाँ पे देखा था और एक यहाँ पे देखा था। ये जो है वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है और ये जो है ये एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, ठीक है। अब हमने कहा इसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं, इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। आपको ध्यान होगा अगर, तो हमने नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल से रिकॉम्बिनेंट सेल को यहाँ पे अलग किया था। हमने कहा हो सकता है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आ गया है, हो सकता है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं आया, ठीक है। यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं आया लेकिन रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन यहाँ पर है, ठीक है। तो एक सेल ये हो गई है, ठीक है, एक सेल ये हो गई है, ठीक है, और एक सेल ये हो गई है जिसमें कोई भी जो यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस जीन है वो नहीं आया है।
हमने कैसे यहाँ पर डिटेक्ट किया था? सबसे पहले हमने कहा कि हमने तीनों सेल में कोई भी एक एंटीबायोटिक, ये जो रेजिस्टेंस जीन जिनके पास है, कोई भी एक एंटीबायोटिक डाल दो। हमने क्या एज अ सेलेक्टेबल मार्कर हम यूज कर रहे हैं। कैसे? हमने कहा कोई भी इन तीनों सेल में हम कोई भी एंटीबायोटिक डाल देते हैं, कोई भी मतलब एम्पिसिलिन डाल दें या टेट्रासाइक्लिन डाल दें, ठीक है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने एम्पिसिलिन डाली है। जैसे हमने एम्पिसिलिन डाली तो आपने कहा ये सेल भी ठीक रहेगी। अच्छा, एक और चीज हमें थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट जहाँ डाला था वहाँ बीच में पहले क्या था, यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन था, ठीक है। ये टेट्रासाइक्लिन है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन यहाँ पर है। तो टेट्रासाइक्लिन को काट करके हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ फिट किया है। यहाँ पर हमने कहा ये इसका क्या है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, लेकिन इसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, ये एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंस जीन है, ठीक है। ऐसी कुछ बात हमने यहाँ पे की थी। अब हमने ये बोला कि इसमें हमने एम्पिसिलिन डाला, तीनों सेल्स में हमने एम्पिसिलिन डाला, क्योंकि इसमें एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंस जीन है तो ये सेल नहीं मरी। इसमें भी एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंस जीन है तो ये सेल नहीं मिली, क्योंकि इसमें कोई प्लाज्मिड था ही नहीं, तो इसमें एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस जीन नहीं है, तो ये क्या हो गया है, इस सेल की डेथ हो गई है। इट मीन्स कि हमने यहाँ पर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल को हटा दिया। ये दोनों ट्रांसफॉर्मेंट सेल है, लेकिन ये रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट सेल है, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट सेल है। ये टर्म्स आपको ध्यान होंगे जब हमने चैप्टर पढ़ा था। अब हमने कहा ठीक है, हमने नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल को हटा दिया है। किसकी हेल्प से हटाया है? जो एंटीबायोटिक्स है उनकी हेल्प से हटाया है। कैसे यूज कर रहे हैं? एज अ सेलेक्टेबल मार्कर हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। एज अ सेलेक्टेबल मार्कर हम इसे यूज कर रहे हैं। तो आंसर तो हमें मिल गया। हमने कहा ऐसा तो नहीं है यहाँ पर रेप्लिकेशन का सीक्वेंस ORI होगा टू कीप द कल्चर फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। यहाँ पर हम किसी इन्फेक्शन की बात नहीं कर रहे, क्योंकि हम बैक्टीरियल कल्चर ही करा रहे हैं। टू सेलेक्ट हेल्दी वेक्टर को सेलेक्ट करने के लिए हमने कहा नहीं, वहाँ पर वेक्टर का यूज नहीं होता है, यूज होता है एज अ सेलेक्टेबल मार्कर। तो अब इन दोनों सेल में से हमने क्या किया था, अगर आपको ध्यान होगा आगे का प्रोसीजर, तो हमने कहा कि ये अभी हमारी क्या है, ये वाली सेल कैसी है, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट सेल, ठीक है। और ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। इन दोनों को कैसे हमने अलग किया था, हमने यहाँ पे बनाया था, यहाँ पे रेप्लिका प्लेट बनाए थे। रेप्लिका समझ रहे हैं, ये हमारी क्या है, एक्चुअल प्लेट है। हम एक प्लेट में कल्चर करा रहे हैं, सेम प्लेट में दोनों सेल्स हैं। हमने एक प्रिंट लिया यहाँ पर, ऊपर से एक प्लेट रखी, एक प्रिंट लिया, और वो हमारे पास वो प्लेट आ गई है, जिसमें हमारे पास ये बैक्टीरियल सेल प्लाज्मिड सहित, ये बैक्टीरियल सेल प्लाज्मिड सहित आ गए हैं। अब हमने उसके अंदर डाला है टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। क्योंकि टेट्रासाइक्लिन यहाँ पर क्या हुआ था कि ये पूरा टेट्रासाइक्लिन है, टेट्रासाइक्लिन को काट करके हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट जब डाला तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया। इसका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन यहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, क्योंकि जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आया नहीं है, तो ये कटा नहीं था। अब हमने वो जो रेप्लिका थी उसमें हमने टेट्रासाइक्लिन को जब डाला, टेट्रासाइक्लिन क्या है, एक एंटीबायोटिक है, जैसे एम्पिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। टेट्रासाइक्लिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन दोनों में डिफरेंस हमें समझ में आना चाहिए। टेट्रासाइक्लिन तो क्या है, एक एंटीबायोटिक है। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन क्या है, एक जीन है जो कि इस एंटीबायोटिक के लिए क्या है, रेजिस्टेंस कैपेसिटी रखता है, यानी कि इस एंटीबायोटिक का इस प्लाज्मिड में कोई असर नहीं होगा, क्योंकि उसके पास क्या है, उस एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस कैपेसिटी है, ठीक है। अब इसका टेट्रासाइक्लिन जो है वो तो टूट जाता है, तो जब इसमें टेट्रासाइक्लिन इसमें डाला गया, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक जब इसमें डाली गई तो इस सेल की डेथ हो जाती है, ये सेल जो है ये जीवित रहेगी, क्योंकि इसका टेट्रासाइक्लिन हेल्दी है। अब वो हमने किसमें देखा था, रेप्लिका प्लेट में देखा था, हमें पता चल गया, क्योंकि ये टेट्रासाइक्लिन कटा ही नहीं है, इसमें इसका मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट आया ही नहीं है। जिस सेल की डेथ हो गई है वही हमारी सेल होगी जो हमें चाहिए। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने एज अ सेलेक्टेबल मार्कर यूज किया है एंटीबायोटिक्स को। क्लियर हुआ, इतना समझ में आया? चलिए, अपना जो आंसर है उसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे।
नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कॉल्ड ECOR1। हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आता है जिसका नाम है ECOR1। व्हाट डज द CO, जो CO है इसी का पोर्शन जो CO है पार्ट इन इट स्टैंड फॉर। जो CO है वो किसको रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, जैसे E है तो E किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है, CO किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, R1 ये सारी किसी न किसी चीज को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए आपसे ये पूछा गया कि जो CO है, ठीक है, ECOR1 का जो CO है वो किसको रिप्रेजेंट करता है। पहला है कोलाई को, दूसरा है कॉलम को, तीसरा है कोएंजाइम को और चौथा है कोलोन को। इजी है क्योंकि ऑप्शन ही आपके ऐसे दिए गए हैं कि आप तुरंत ही अपना आंसर पहचान लेंगे। ये जो क्वेश्चन आए हैं ये आए हैं नेमिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आया है ये उस टॉपिक से आया है जिसमें हमने कहा था नेमिंग पढ़ी थी कि कैसे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की नेमिंग यहाँ पे की जाती है। चलिए तो एक शब्द हमारे पास आता है, एक नाम हमारे पास आता है, एस्चेरिचिया कोलाई, एक बैक्टीरिया का नाम है। एस्चेरिचिया कोलाई जो है इसके बहुत सारे स्ट्रेन हमारे पास आते हैं और हर स्ट्रेन से बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हमारे पास आते हैं। आपको ध्यान होगा जब हमने यहाँ पे नेमिंग की थी तो हमने कहा था कि यहाँ पर हर एक बैक्टीरिया स्ट्रेन से हर एक बैक्टीरियल स्ट्रेन से हम क्या लेते हैं यहाँ पर जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हमें प्राप्त होते हैं, एक से ज़्यादा जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो भी हमें यहाँ पे प्राप्त होते हैं। एस्चेरिचिया कोलाई R513 ये इसका स्ट्रेन है। इससे हमें यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मिला है। इसकी नेमिंग जो है वो कैसे हमने की थी एक बार आप लोग घर से पढ़ के लेकर के आएंगे। क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा, इजी है। नहीं मिला है तो आप लोग एक बार पढ़ के आएंगे नेमिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैसे नेमिंग की जाती है, उससे आपको इजीली अपना क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में एक बार आप लोग घर से सॉल्व करके लेकर के आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका